हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी इनहेरिटेंस की वो क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि अब तक हमने देखा, जो मेंडल था, मेंडल ने जो थ्योरी दी थी कि कैसे इनहेरिटेंस होता है कैरेक्टर्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो बेसिकली कब दी थी? इन 1865। ठीक है, तो इन 1865 में जो मेंडल का वर्क था, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क। सबसे पहले मेंडल ने 1865 में अपने वर्क को पब्लिश किया था और उसका वर्क क्या था? स्टडी करना अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। किसके बारे में स्टडी करना बेटा? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करना कि कैसे जो कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में या फिर पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा कि मेंडल ने जो अपना वर्क था वो पब्लिश किया था इन 1865। अब मेंडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इसके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसका जो वर्क था वो टिल 1900 तक क्या रहा? अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। क्या रहा? टिल 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, अनएक्सेप्टेबल रहा। इसके वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया गया, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। ठीक है, फिर इन 1900 में कुछ और साइंटिस्ट आए, मेनली 3 साइंटिस्ट आए जिसने मेंडल के वर्क को दोबारा से रिकॉग्नाइज्ड किया। दोबारा से क्या किया बेटा? रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, तो इन 1900 3 साइंटिस्ट्स रिकॉग्नाइज दी मेंडल्स वर्क। ठीक है, मेंडल के वर्क को क्या किया? दोबारा से रिकॉग्नाइज किया, उसकी दोबारा से स्टडी की। वो 3 साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं तो बेटा वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे? हुगो डी वेराइस, कोरेंस एंड सेसरमैक। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन 1900 में मेंडल के वर्क को दोबारा से रिकॉग्नाइज किया, उसके वर्क की दोबारा से स्टडी की। ठीक है, अब मेंडल का जो वर्क था वो पब्लिश नहीं हुआ, मतलब उसने वर्क को अपने को पब्लिश किया लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। उसके रीजंस क्या थे? ठीक है, तो उसके बहुत सारे टाइप के रीजंस थे। एक रीजन तो क्या था कि मेंडल जो था वो मैथमेटिशियन था, उसको बायोलॉजी की इतनी मतलब एक वाइड ब्रॉड नॉलेज नहीं थी, तो उसके बेसिस पे उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, उसकी थ्योरी को, उसके वर्क को। ठीक है, उसके अलावा मेंडल ने कुछ जो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट्स के बारे में बताया था जो कि कंट्रोल कर रही थी एक्सप्रेशन को, किसी भी कैरेक्टर के, किसी भी ट्रेट के एक्सप्रेशन को जो कंट्रोल कर रही थी, उन डिस्क्रीट यूनिट्स के बारे में उसने बताया। उसने उनको नाम दिया फैक्टर्स। ठीक है, जो टर्म क्या थी उस टाइम पे? अनएक्सेप्टेबल थी। ठीक है, और जो आज के टाइम में क्या कहलाए जाते हैं? जीन्स। ठीक है, तो उस टाइम पे उसने जो डिस्क्रीट यूनिट्स के बारे में बताया था जो कि एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे एक ट्रेट का एक्सप्रेशन होता है, कैसे कोई भी जो ट्रेट है, कोई भी जो कैरेक्टर है उसका एक्सप्रेशन हो रहा है, उसके बारे में उसने बताया था। तो उसने उन यूनिट्स को नाम दिया था फैक्टर्स, लेकिन आज के टाइम में उन यूनिट्स को क्या नाम देते हैं बेटा? जीन्स। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से मेंडल के वर्क को पब्लिश नहीं किया गया, मेंडल के वर्क को अनएक्सेप्टेबल रखा गया था कुछ सालों तक, 1865 से 1900 तक। लेकिन 1900 में 3 साइंटिस्ट ने दोबारा मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज किया। दोबारा से मेंडल के वर्क के ऊपर जब उन्होंने स्टडी की तो उन्हें पता लगा कि जो मेंडल ने जो वर्क किया था वो क्या था? सही था और वो एक्सेप्टेबल था। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अब कुछ और साइंटिस्ट आए। ठीक है, इन 1902 में 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्टोन एंड बोवरी। ठीक है, सुटोन एंड बोवरी 2 साइंटिस्ट आए इन 1902 में
जिन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम है और जो जीन्स है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं? एक दूसरे के पैरेलल वर्क करते हैं। तो स्टर्न और बोवरी ने क्रोमोसोमल मूवमेंट के बारे में बात बताई थी। किसके बारे में बात बताई थी बेटा? क्रोमोसोमल मूवमेंट के बारे में बात बताई थी। इन्होंने बताया था कि कैसे जो क्रोमोसोम्स है और जो जीन्स है वे एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। वो क्या है? एक दूसरे के बेटा पैरेलल है। ठीक है। तो इन 1902 में दो साइंटिस्ट आए, स्टोन एंड बोवरी, जिन्होंने क्रोमोसोम और जीन्स को दोनों को पैरेलल बताया था। अब वो पैरेलल किस किस बेसिस पे बताया था? अगर हम बात करें उन डिफरेंसेस की, अगर हम बात करें कि जीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स में क्या होता है, और इन्होंने किस बेसिस पे एक दूसरे को पैरेलल बताया था, तो देखो हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो एक तरफ तो मैं लिख रही हूं मेंडल का लॉ, मेंडल का वर्क, एक तरफ मैं लिख रही हूं स्टोन एंड बोवरी का वर्क। ठीक है। स्टोन एंड बोवरी ने क्रोमोसोम्स के बारे में बताया, ठीक है, और मेंडल ने बेसिकली जीन के बारे में बताया था, जिसको उस टाइम पे इसने टर्म दी थी फैक्टर्स, जिसको आज के टाइम में क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है, जीन्स बोले जाते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इन दोनों स्टोन और बोवरी ने जो क्रोमोसोम्स के बारे में बताया है, इन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे जीन के पैरेलल होते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ये कैसे पैरेलल है जीन्स के। ठीक है। तो देखो बेटा, फर्स्ट अगर हम बात करें मेंडल के वर्क के बारे में, तो इसने जो डिस्क्रीट यूनिट दी थी फैक्टर्स, जिसको आज जीन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स है ये बेसिकली पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। मेंडल ने ये बात बोली थी कि जो फैक्टर्स है वो बेसिकली पेयर में प्रेजेंट होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? एलील। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? फैक्टर्स आर इन पेयर्स। फैक्टर्स जो है वो पेयर्स में होते हैं। ठीक है। और हमने इसको क्या टर्म दी थी? एलील। ठीक है। अब स्टोन एंड बोवरी है, उसने इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम में क्या बताया? ठीक है। मेंडल ने तो बताया था जीन के केस में, ठीक है, जीन की टर्म में बताया था कि जो जीन्स है या जो फैक्टर्स है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं और हम उसको क्या बोलते हैं? एलील्स। ठीक है। ऐसे ही स्टोन एंड बोवरी ने इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम के केस में क्या बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? फैक्टर्स की तरह ही होते हैं, वो भी एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा? एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है। तो क्रोमोसोम भी किस में प्रेजेंट होते हैं? पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोन एंड बोवरी ने भी बताया क्रोमोसोम्स which have the genes या फिर फैक्टर्स आर इन पेयर। इन्होंने बताया जो क्रोमोसोम्स है वो भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जब फैक्टर्स पेयर में प्रेजेंट थे तो हमने उसको टर्म दी एलील, लेकिन जब क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट है तो हम उसको क्या टर्म देंगे बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक दूसरे के पैरेलल हो गए जीन्स भी और क्रोमोसोम्स भी। फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे अगर हम देखें कि जीन्स भी पेयर में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स भी पेयर में प्रेजेंट है। जब जीन्स पेयर में प्रेजेंट है तो हमने उनको एलील्स बोला, और जब क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है तो हमने उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोला। ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, देखो बेटा, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की इन टर्म्स ऑफ मेंडल या इन टर्म्स ऑफ जीन्स के केस में, तो जो फैक्टर्स है या फिर जो जीन्स है वो सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जब गैमेटोजेनेसिस होता है, तो उस टाइम पे जो जीन्स है वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही स्टोन एंड बोवरी ने बताया, ठीक है, कि जब
सेल डिवीजन होता है, बेसिकली जब मियोसिस का जब प्रोसेस होता है, चलो हम पहले मेंडल के वर्क की बात करते हैं, फिर हम सूटोन एंड बोवरी का वर्क भी देखेंगे डायग्राम के बेसिस पे, ठीक है। तो मेंडल ने क्या बताया कि जो फैक्टर्स है, क्योंकि इसने फैक्टर्स ही टर्म दी थी जीन्स को, फैक्टर्स सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। मेंडल ने अपने वर्क में क्या बताया कि जो फैक्टर्स है जिनको जीन्स बोलते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम होता है, जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, तो उस टाइम पे जो फैक्टर्स है वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे अगर हम बात करें सूटोन एंड बोवरी, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हम यहाँ पे क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं बेटा, याद रखना, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, मियोसिस एंड द माइटोसिस। अब जो मियोसिस का जो प्रोसेस है उसके दौरान क्या होता है, अब दो क्रोमोसोम्स है, आपने ये बात पढ़ रखी होगी, ठीक है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग दी एनाफेज, जब एनाफेज चल रहा होता है, एनाफेज स्टेज चल रही होती है, तो एक क्रोमोसोम एक पोल पे चला जाता है, अदर क्रोमोसोम दूसरे पोल पर चला जाता है, ठीक है। जो एक क्रोमोसोम है वो तो एक पोल की तरफ चला जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम है वो भी दूसरे क्रोमोसोम की तरफ चला जाएगा, ठीक है, दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा दूसरा क्रोमोसोम। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन मतलब मियोसिस, जब मियोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, गैमेट फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया था, तब बताया था मियोसिस से कैसे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो जब मियोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो ड्यूरिंग दी गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग दी गैमेटोजेनेसिस क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। एक क्रोमोसोम मियोसिस के दौरान अदर पोल पे चला जाएगा, एक क्रोमोसोम है वो अदर पोल पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स भी क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स also separate during gamete formation। क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है वो भी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वो भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि मियोसिस का प्रोसेस है। तो मियोसिस में जब एनाफेज 1 स्टेज होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है उसमें से एक क्रोमोसोम तो एक पोल पे चला जाएगा और अदर क्रोमोसोम है वो अदर पोल पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स भी सेपरेट हो गए। तो देखो 2 पॉइंट्स के अगर हम उसमें ब्याह पे देखें तो 2 पॉइंट्स के ब्याह पे हम बोल सकते हैं कि जो जीन्स है और जो क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ऐसे ही हम और पॉइंट अगर हम बात करें और अदर पॉइंट के बारे में, तो हम और पॉइंट देखते हैं, ठीक है। हम एक और पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे हम मेंडल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम सूटोन एंड बोवरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो इसने क्या बताया, जैसे कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने देखा था कि कैसे फैक्टर्स या जीन्स या फिर एलील्स जो है वो असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। वो क्या होते हैं, असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एलील्स या फिर हम बोल सकते हैं फैक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट का मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो देखो हम कंडीशन लेते हैं, मैंने एक कंडीशन ली, ये एक ली, ये, ठीक है, दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन ली। अब अगर हम लोग देखें इनके क्रॉसिंग के बाद, तो जो ए है
वो बी के साथ भी ऐसे भी हो सकता है, और ए है वो स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो इंडिपेंडेंटली अशोर्ड है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ए है वो बी के साथ ही जाएगा, कोई डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली कैपिटल ए है वो कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल ए है वो स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। तो ये तो था इन टर्म्स ऑफ जीन्स या इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स जो मेंडल का वर्क था। अब हम बात करें सुटोन एंड बोवरी के बारे में। तो सुटोन एंड बोवरी ने क्या बताया कि जो क्रोमोसोम्स है वो भी क्या होते हैं, अशोर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसने क्या बताया, क्रोमोसोम्स ऑल्सो अशोर्ट इंडिपेंडेंटली। इसने बताया कि जो क्रोमोसोम्स है वो भी अशोर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, तो क्रोमोसोम लिए मैंने, ये क्रोमोसोम्स लिए, ठीक है, यहाँ पे ए जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मॉल ए है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं अदर जो क्रोमोसोम बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल बी है, यहाँ पे स्मॉल बी है, ठीक है। अब इसने क्या बताया कि क्रोमोसोम्स थे वो कैसे थे अशोर्ट इंडिपेंडेंटली। अब सपोज करो ये अगर एक पोल पे जा रहा है और ये अदर पोल पे जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि इसके साथ कैपिटल बी ही इस पोल पर जाएगा जिस पे ये ए जा रहा है, इसके साथ ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है। तो ये क्या है, क्रोमोसोम्स भी है वो अशोर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो जो कैपिटल ए है जो एक पोल की तरफ जा रहा है वो कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है और स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो बेटा इस पॉइंट के यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि जो जीन्स है वो क्रोमोसोम के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने बात की है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जो बेसिकली किसके द्वारा दी गई थी, सुटोन एंड बोवरी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी बेटा, सुटोन एंड बोवरी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो बेटा नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लिंकेज एंड जीन मैपिंग। हम बात करेंगे लिंकेज क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे जीन मैपिंग के बारे में, ठीक है। तो देखो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा लिंकेज, जब दो चीज आपस में लिंक्ड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन्स या फिर लिंकेज, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखो हम बात करते हैं, हम पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मैंने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक जीन मैंने यहाँ पे पुट किया, दूसरा जीन मैंने यहाँ पे पुट किया, ऐसे ही इसका एक जीन मैंने यहाँ पे पुट किया, एक जीन मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज करो अगर, और बेसिकली जो दो जीन्स है, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो दो जीन्स है, जो दो जीन्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है या अनलिंक्ड है। तो सबसे पहली जो नेसेसिटी है लिंकेज के लिए वो क्या है कि जो जीन्स है वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने चाहिए। किस पे प्रेजेंट होने चाहिए बेटा, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम उन्हें बोलेंगे लिंक्ड जीन्स, ठीक है। तो जो जीन्स है वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम उनको क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन्स बोलेंगे, ठीक है। अब एक जीन ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में जो लिंकेज का प्रोसेस है वो क्या है, कम है। क्या है, कम है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कम लिंक्ड है। क्या लिंक्ड है, कम लिंक्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेस लिंकेज है, लेस लिंक्ड जीन्स या लेस लिंकेज है। क्यों है लेस लिंकेज, अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग दी क्रॉसिंग ओवर, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसका ये जो आर्म है इसके साथ क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो जीन है ये एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये बी है ये यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ए और बी के बीच में जो लिंकेज है ये दोनों एक दूसरे के साथ उतने लिंक्ड नहीं है जितना हम बोल रहे हैं कि लिंक्ड जीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेस लिंकेज है। लिंक्ड जीन्स क्या हुए, जो एक दूसरे के साथ सेम क्रोमोसोम पे एक दूसरे के बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन्स,
ठीक है। और अनलिंक्ड जीन्स कौन से हुए, जो डिफरेंट क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है और दोनों के बीच में काफी गैप है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनलिंक्ड जीन्स। तो देखो बेटा, ए और बी प्रेजेंट तो सेम क्रोमोजोम पे है, लेकिन एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रॉपर लिंकेज नहीं है। ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लें। अब मैंने नेक्स्ट क्रोमोजोम लिया, मैंने एक जीन को यहाँ रखा, दूसरे को इसके पास में रखा। ठीक है। तो यहाँ पे लिंकेज ज्यादा है एक दूसरे के बीच में, ए और बी जीन के बीच में, एज कंपेरिजन टू दिस। ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा लिंकेज है एज कंपेरिजन टू फर्स्ट। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, अब मैंने ए बी यहाँ पे लिया और बी को बिल्कुल इसके क्लोज यहाँ पे पुट कर दिया, और फिर ये मैंने कर दिया बी। तो अब इसके यहाँ पे ए और बी जीन में ज्यादा लिंकेज है एज कंपेरिजन टू दिस वन एंड दिस वन। ठीक है। तो सबसे ज्यादा लिंकेज किस में है, फर्स्ट इसमें सबसे ज्यादा लिंकेज है, 3 टिक से कर रही हूँ। उसके बाद किस में है, सेकंड वाले में, और उसके बाद किस में है, थर्ड वाले में। ठीक है। तो सबसे ज्यादा लिंकेज का प्रोसेस कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन जीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। ठीक है, कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा एक दूसरे के बीच में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, सपोज करो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, यदि ए इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि ए इंक्रीज होगा तो बी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है जीन्स के बीच में, वो अगर इंक्रीज होगा तो जो लिंकेज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पे वही है, ए और बी के बीच में ए और बी जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, तो यहाँ पे क्या था, लिंकेज जो था वो कम था। ऐसे ही ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे लिंकेज ज्यादा है। अब ए और बी के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो यहाँ पे लिंकेज भी क्या है, ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिंकेज। इतनी बात आ गई आपको समझ में बेटा। तो लिंक्ड जीन्स कौन से जीन्स होते हैं, बेसिकली वो जीन्स होते हैं जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ही कम हो, इसलिए हम उन्हें क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन्स बोलेंगे। ठीक है। बेसिकली टर्म क्या हुआ, जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे उन्हें आप लिंक्ड जीन्स बोलोगे। अब उन लिंक्ड जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न को, ट्रांसमिशन पैटर्न को हम क्या बोल देते हैं, लिंकेज। उस फिनोमिनो को हम क्या बोल देते हैं, लिंकेज। तो लिंक्ड जीन के ट्रांसमिशन को, ट्रांसमिशन ऑफ लिंक्ड जीन्स, ठीक है, आर नोन एज लिंकेज। क्या कहलाएगा बेटा, लिंकेज। तो हम बोल सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लिंक्ड जीन्स, ट्रांसमिशन ऑफ लिंक्ड जीन्स आर नोन एज लिंकेज। हम इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को, लिंकेज। और लिंक्ड जीन्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है। इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक हमने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है कि कैसे हम किनको लिंक्ड जीन्स बोलेंगे, और क्या डिस्टेंस के बिहाफ पे अगर देखें तो डिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा लिंकेज के ऊपर, हमने उनके बारे में यहाँ पे बात की। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंकेज के टाइप्स के बारे में, कि जो लिंकेज है वो बेसिकली कितने टाइप का होता है। अगर हम बात करें तो देखो बेटा, जो लिंकेज है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज द कंप्लीट लिंकेज
एंड सेकंड इज इनकम्प्लीट लिंकेज। फर्स्ट कौन सा होगा? कंप्लीट लिंकेज, सेकंड होगा इनकम्प्लीट लिंकेज। अब हम बात करेंगे कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज की। तो देखो आपको टर्म से ही पता लग रहा होगा, कंप्लीट लिंकेज का मतलब है जो जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड हो, ठीक है, उनको आप क्या बोलोगे? कंप्लीट लिंकेज। जिन जीन्स के बीच में, जिन लिंक्ड जीन्स के बीच में सेपरेशन जो है वो पॉसिबल ना हो, उसको आप क्या बोलोगे? कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। लेकिन जो जीन्स आपस में इतने लिंक्ड ना हो और उन दोनों का सेपरेशन किया जा सके, आप उसको क्या बोलोगे? इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। तो कंप्लीट लिंकेज क्या होंगे? सेपरेशन ऑफ जीन्स, सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स डू नॉट पॉसिबल। जब लिंक्ड जीन्स का सेपरेशन करना, उनको सेपरेट करना पॉसिबल ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? कंप्लीट लिंकेज, क्योंकि वो जीन्स आपस में क्या है? कंप्लीटली लिंक्ड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक तो एक जीन ये रहा, ठीक है, और बिल्कुल ही इसके क्लोज प्रोक्सिमिटी में दूसरा जीन ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों को सेपरेट करना क्या है? इम्पॉसिबल है। अगर कोई दूसरा क्रोमोसोम है और अगर क्रॉसिंग ओवर भी करता है, तो अगर ये यहाँ से क्रॉस ओवर भी करेगा तो दोनों जीन्स ही आएंगे, इनके बीच में से ऐसे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है, इनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो जितनी ज्यादा क्लोज प्रोक्सिमिटी में होंगे उतने ही ज्यादा लिंक्ड जीन होंगे, और लिंक्ड जीन को सेपरेट करना क्या है? पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बोल देते हैं कि ये क्या है? कंप्लीटली लिंकेज है। क्या है बेटा? कंप्लीटली लिंकेज है। अब अगर हम बात करें लिंक्ड जीन्स के बारे में, सबसे पहले किसने बताया था? तो बेटा साइंटिस्ट थे मोर्गन। मोर्गन ने स्टडी की थी ड्रोसोफिला के ऊपर। किसके ऊपर स्टडी की थी? ड्रोसोफिला के ऊपर, जिसको आप फ्रूट फ्लाई भी बोलते हो, ठीक है। मोर्गन ने स्टडी की थी ड्रोसोफिला के ऊपर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, और उसमें इसने लिंक्ड जीन्स के बारे में स्टडी की थी, लिंक्ड जीन्स के बारे में पता किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। ड्रोसोफिला में जो लिंक्ड जीन्स है वो कौन कौन से हैं अगर हम बात करें तो देखो, जो ड्रोसोफिला है उसमें लिंक्ड जीन्स कौन कौन से है, उसके पेयर की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहला जो लिंक्ड जीन है वो क्या है? ग्रे बॉडी कलर एंड नॉर्मल विंग्स, ठीक है। सेकंड जो लिंक्ड जीन्स का ग्रुप था वो क्या था? सेकंड था ब्लैक बॉडी कलर एंड वेस्टिजियल विंग्स, ठीक है। तो ये तो क्या थे? लिंक्ड जीन्स थे। लिंक्ड बेसिस पे इन्होंने बताया, मोर्गन ने ड्रोसोफिला में जो लिंक्ड जीन्स को डिस्क्राइब किया, जो डिस्कवर किया, वो किन बेसिस पे किया? इन दो बेसिस पे किया कि फर्स्ट जो लिंक्ड जीन्स था उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, सेकंड जो लिंक्ड जीन्स था उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। अब अगर हम इनका डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएं, कौन सा क्रॉस कराएं? बेसिकली अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएं इनमें, ठीक है, तो ग्रे ये ले लिया मैंने और इसका डब्लू ले लिया विंग्स के बारे में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे स्मॉल जी और स्मॉल डब्लू ये कंडीशन मैंने ले ली, ठीक है। अब आप क्या करोगे? ये जो जीन्स है जी और डब्लू, ठीक है, और ये जो जीन्स है ये दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जी और डब्लू जीन्स एक दूसरे के साथ क्या है? कंप्लीटली लिंक्ड है। ऐसे ही स्मॉल जी एंड स्मॉल डब्लू क्या है? एक दूसरे के साथ कंप्लीटली लिंक्ड है। तो इनका सेपरेशन क्या है? इम्पॉसिबल है। इनका सेपरेशन क्या है बेटा? इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो जो रेशियो आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:3:1, वो ना आके रेशियो क्या आएगा? 8:8 ये रेशियो आएगा, ठीक है। 8 जीन आपको लिंक्ड वाले ये मिलेंगे और ये 8 जीन आपको ये मिलेंगे जब आप इसका क्रॉस ओवर कराओगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? लिंक्ड है और इन दोनों का सेपरेशन क्या है? इम्पॉसिबल है। तो रेशो भी क्या हो गया?
चेंज हो गया 9:3:3:1 से 8:8 रेशियो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, कंप्लीट लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कंप्लीट लिंकेज का प्रोसेस है उसमें कैसे जो जीन्स है वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली लिंक्ड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट एग्जांपल तो मैंने क्या वो कौन सा बताया, ड्रोसोफिला के बारे में बताया, और ड्रोसोफिला के जो लिंक्ड जीन्स लिए हैं उनके बारे में हम लोगों ने बताया। ठीक है, सेकंड अगर मैं एग्जांपल दूं तो सेकंड एग्जांपल है राइस कलर। जो राइस है उसका कलर कैसा है, एंड प्रोडक्टिविटी, कि जो राइस है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये भी एक एग्जांपल है लिंक्ड जीन्स का। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या हुआ बेसिकली, जिसमें सेपरेशन है जो लिंक्ड जीन्स का वो पॉसिबल हो। ठीक है, अब देखो अगर हम इनकम्प्लीट की बात करें, इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें, जहां पे सेपरेशन पॉसिबल हो लिंक्ड जीन्स का, सेपरेशन क्या हो, पॉसिबल हो। सेपरेशन क्या हो बेटा, पॉसिबल हो, जहां पे उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज। आप सपोज करो क्रोमोसोम है, अब एक जीन यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है। अब अगर ये इसके साथ क्रॉस ओवर करेगा तो ये इस जीन को भी लेके आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकम्प्लीट लिंकेज में एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और देखो दोनों में ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, पास पास ही है, लेकिन फिर भी क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, क्रॉसिंग ओवर होने से इन दोनों जीन्स का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। तो हमने ये क्या बोला कि ये इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स थे। कौन से जीन्स थे, इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स थे। तो जो इनकम्प्लीट लिंकेज होता है वहां पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल होती है। क्या होता है वहां पे, क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल होती है। ठीक है, सेपरेशन भी पॉसिबल है, क्रॉसिंग ओवर भी पॉसिबल है। जब क्रॉसिंग ओवर ही पॉसिबल है तो जीन्स का, लिंक्ड जीन्स का सेपरेशन खुद पे खुद पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में पता लग गया। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं लिंकेज ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम, लिंकेज ग्रुप्स के बारे में। अगर हम बात करें लिंकेज ग्रुप्स के बारे में तो देखो लिंकेज ग्रुप्स क्या होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेट क्या कहलाएगा, लिंकेज ग्रुप। कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है एक सेट में, क्या कहलाएगा, लिंकेज ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स। लेकिन अगर हम वन सेट की बात करें, वन सेट का मतलब है स्मॉल एन। ठीक है, अगर हम एन की बात करें तो कितने लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल तो 46 होते हैं, लेकिन 46 किस में है, 2n में, डिप्लॉयड में। लेकिन अगर हम n की बात करें, एक सेट की बात करें कि एक सेट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो कितने हैं, 23 क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो लिंक्ड ग्रुप है वो कितने हुए, 23। लिंक्ड ग्रुप्स कितने हुए बेटा, 23। समझ में आ गया लिंक्ड ग्रुप निकालने कि कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट है एक सेट में, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, लिंकेज ग्रुप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा, उससे हम लिंकेज ग्रुप निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें ड्रोसोफिला की, ये हमने बात की ह्यूमन बीइंग की, हम बात करें ड्रोसोफिला की। तो ड्रोसोफिला में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 8 क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन ये तो 2n में है, 2n कंडीशन में है, हमें n का निकालना है। तो n में कितने होंगे, 4 क्रोमोसोम। ऐसे ही ड्रोसोफिला में जो लिंक्ड ग्रुप है वो कितने हैं, 4। लिंक्ड ग्रुप्स कितने हैं बेटा, ड्रोसोफिला में 4। तो समझ में आया लिंक्ड ग्रुप्स कैसे निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है एक सेट में, उससे हम निकाल सकते हैं लिंकेज ग्रुप। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं जीन मैपिंग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं अब हम, जीन मैपिंग के बारे में। कि जीन मैपिंग क्या है। ठीक है, तो देखो
फर्स्ट हम कंडीशन लेते हैं। ये मैंने क्रोमोसोम्स की कंडीशन ली, ठीक है। अब इन दोनों दूर दूर प्रेजेंट है, तो इन दोनों जीन्स के, ए और बी जीन्स के सेपरेशन होने के चांसेस ज्यादा है। क्या है? इन दोनों के सेपरेशन होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे मैं ले लूं ए और यहाँ पे मैंने ले दिया बी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये भी एक ए और बी जो है, और यहाँ पे ए और बी जो है, ये पेरेंटल टाइप है। ये कौन से टाइप है? पेरेंटल टाइप है, पेरेंट्स टाइप है, ठीक है। पेरेंटल टाइप से ये ए बी और दी स्मॉल ए स्मॉल बी। लेकिन जीन्स दूर दूर प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है। क्रॉसिंग ओवर क्या है बेटा? पॉसिबल है। तो इफ अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई, सपोज करो ये ए है, ये बी है, ऐसे ही यहाँ पे ये ए है एंड ये स्मॉल बी है। अब अगर सपोज करो यहाँ पे अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए और कंडीशन क्या आ जाए, क्रॉसिंग ओवर होके ये आ जाए, कंडीशन क्या आ जाए, ये आ जाए, और फिर जो आपको पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, और ये जो जीन्स है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। तो अब जो आपको कंडीशन मिली है ए बी एंड दी, ये ए एंड दी कैपिटल बी, ये कौन से टाइप्स होंगे? रिकॉम्बिनेंट टाइप्स होंगे। कौन से टाइप्स होंगे बेटा? रिकॉम्बिनेंट टाइप्स होंगे, ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो किसकी वजह से हमें मिला? ड्यू टू दी क्रॉसिंग ओवर। किसकी वजह से मिला? ड्यू टू दी क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो किस किस वजह से मिलता है, उसके दो रीजंस कौन से हैं जिसकी वजह से प्रोजेनी में रिकॉम्बिनेंट टाइप प्रोजेनी देखने को मिलती है। फर्स्ट तो क्या है? ड्यू टू दी क्रॉसिंग ओवर। सेकंड क्या है जिसकी वजह से आपको रिकॉम्बिनेंट टाइप की प्रोजेनी मिलेगी? सेकंड है अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली, जिसकी वजह से आपको रिकॉम्बिनेंट टाइप की प्रोजेनी मिलेगी, ठीक है। अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है? अब आपको ये कंडीशन मिल गई, तो अब ये जो जीन है ये इसके साथ भी अशॉर्ट हो सकता है या फिर ये इसके साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये इसके साथ होगा तो ठीक है, पेरेंटल टाइप है, ठीक है। लेकिन अगर ये इसके साथ हुआ तो रिकॉम्बिनेंट टाइप तो बन रहा है ना, चाहे 50% ही बन रहा हो। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप किस किस वजह से बन सकते हैं? या तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से, या फिर अशॉर्ट जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट हो, उसकी वजह से भी रिकॉम्बिनेंट टाइप की प्रोजेनी आपको मिल सकती है, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आई? तो जो ये कंडीशन है इसमें अगर आप देखो तो इसमें आपको दो चीजें क्या क्या देखने को मिली कि जो जीन्स के सेपरेशन होने के जो चांसेस है वो ज्यादा है, ठीक है। दूसरा जो रिकॉम्बिनेंट टाइप की आपको प्रोजेनी मिली है, जो रिकॉम्बिनेशन देखने को आपको मिला है वो भी आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं चांसेस ऑफ गेटिंग सेपरेटेड मोर, ठीक है। एक दूसरे के साथ सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा आपको क्या देखने को मिला? चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन मोर, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिली। जब जीन्स जो है वो ज्यादा दूरी पे प्रेजेंट थे, उनमें ज्यादा डिस्टेंस था, और उनमें ड्यू टू दी क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ, जो पहले पेरेंटल जो जीन्स थे ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी, उनसे एक रिकॉम्बिनेंट टाइप की प्रोजेनी फॉर्म हो गई, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। समझ में आ गया आपको? ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं बेटा जीन मैपिंग के बारे में कि जो जीन्स है आप उनकी मैपिंग कैसे करोगे, डिस्टेंस के बेसिस पे आप कैसे बताओगे कि कौन सा जीन दूसरे जीन के कितनी दूरी पर है,
ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो मैंने कंडीशन ली क्रोमोसोम की, एक जीन को मैंने यहाँ पुट किया, दूसरे जीन को मैंने यहाँ पुट किया। अब इन दोनों जीन्स के बीच में सेपरेशन के जो चांसेस है वो क्या है, कम है एज कंपैरिजन टू फर्स्ट। यहाँ पे भी जो रिकॉम्बिनेंट टाइप की प्रोजेनी बनेगी वो कम उसके चांसेस है बनने के एज कंपैरिजन टू फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेशन के चांसेस भी कम है, सेपरेशन चांसेस लेस, और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस भी क्या है, कम है, रिकॉम्बिनेशन चांसेस लेस, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस भी क्या है, कम है। इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में। अब हम बात करते हैं बेटा मैपिंग के बारे में कि जो जीन है उसकी मैपिंग कैसे करते हैं। तो मैंने एक क्रोमोसोम को एक सिंगल लाइन से दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ए प्रेजेंट है, ए जीन, और यहाँ पे बी जीन प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर आपको बोल दिया जाए कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है या जो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है बिटवीन टू जीन्स वो कितना है, 10 मैप यूनिट। कितना है बेटा, 10 मैप यूनिट, ठीक है। ये याद रखना कि हम किस यूनिट में इसको मेजर करते हैं, 10 मैप यूनिट, या फिर अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो परसेंटेज में भी करते हैं, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है बिटवीन टू जीन्स वो कितना है, 10 मैप यूनिट। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, 10%। कितनी है बेटा यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, 10% है। कितनी है, 10% है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। या तो हम परसेंटेज में बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जब बोलेंगे तब, या फिर हम मैप यूनिट्स में बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। अब सपोज करो, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपको दे दिया ए और बी जीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 20 मैप यूनिट्स, 20 मैप यूनिट्स अपार्ट, ठीक है। ए और बी जो जीन्स है वो 20 मैप यूनिट्स दूर है एक दूसरे से। सेकंड मैंने आपको बोल दिया ए और सी जो है वो 10 मैप यूनिट्स है, 10 मैप यूनिट्स अपार्ट। अब एक क्रोमोसोम के ऊपर हमें अरेंज करना है ए बी और सी को, ठीक है। हम कैसे अरेंज करेंगे अगर हम बात करें तो देखो, ए और बी के बीच में 20 मैप यूनिट है, ए और सी के बीच में 10 मैप यूनिट है। मतलब ए और बी के बीच में जो 20 मैप यूनिट है ये डिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू ए और सी। तो हमने मान लो यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे हमने बी लिया, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, 20 मैप यूनिट, ठीक है। अब जो सी के बीच में जो 10 मैप यूनिट डिस्टेंस है वो सी या तो यहाँ भी आ सकता है, तब हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में 10 मैप यूनिट डिस्टेंस है, या फिर वो सी ए से पहले यहाँ भी आ सकता है, फिर हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 10 मैप यूनिट है, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस हो सकती है, सी है वो ए के बाद भी प्रेजेंट हो सकता है या ए के पहले भी प्रेजेंट हो सकता है 10 मैप यूनिट्स अपार्ट, ठीक है। तो अगर कोई पूछे ऐसे आपको देखे कि मैप यूनिट इतनी है, या फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी दे सकता है, और उसके बेसिस पे पूछे कि जो जीन्स का ऑर्डर है वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, जो जीन्स का ऑर्डर अब है वो कितना होना चाहिए। अब ए और बी, ए अगर हम इस पैटर्न में ले तो एक तो ऑर्डर क्या होगा, ए सी और बी, एक तो पैटर्न क्या होगा, ए सी और बी। फर्स्ट तो ये हुआ ऑर्डर जीन्स का। सेकंड ऑर्डर क्या हुआ अगर जीन्स का हम देखें तो जो सी है वो ए से पहले भी प्रेजेंट हो सकता है 10 मैप यूनिट, तो एक ऑर्डर क्या हो सकता है, सी ए बी, ये भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो आप इनके बेसिस पे, ऐसे जेनेटिक मैपिंग के बेसिस पे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, आप ऑर्डर ऑफ द जीन निकाल सकते हो कि जो जीन है उसका ऑर्डर क्या होगा, इसके बेसिस पे हम ये भी पता कर सकते हैं। इतनी बात आई आप लोगों को समझ में, ठीक है। अब बेटा एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग बात करते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल लिया, उसमें मैंने बोला कि जो ए और जो बी है वो 4% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उसमें,
ठीक है। सेकंड मैंने बोला बी और सी में 7% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। कितनी परसेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है? 7% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सपोज करो मैं जीन की मैपिंग कर रही हूँ, ठीक है, जीन्स को पुट कर रही हूँ, जीन्स की मैपिंग कर रही हूँ। अब देखो बी और सी के बीच में 7% है और ए और बी के बीच में 4% है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे ले दिया बी और यहाँ पे ले दिया सी, दोनों के बीच में कितनी परसेंट दूरी है? 7। ठीक है। अब मुझे ए और बी का निकालना है, तो अगर मैं ए को यहाँ पुट कर दूं तो भी यही कंडीशन आएगी, 4% अगर यहाँ पे कर दूं तो 4% रहेगा, और अगर इसके इस तरफ करूं तो भी 4% रहेगा। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और ये इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? ए के बीच में और बी के बीच में 4। आ गई इतनी बात समझ में? अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में हमने पुट किया बी और सी 7% है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, दोनों कितने परसेंट है? 7% है। अब मैं क्या करूंगी, इस ए और बी को मैं इस तरफ लेके 4% लेती हूँ। अब मैंने ए को इसके पास में रखा, यहाँ पे 4% है क्योंकि, तो दोनों के बीच में कितना है? 4% है। ठीक है। तो ऐसे आप ऑर्डर ऑफ द जीन निकाल सकते हो। अब अगर हम बात करें ऑर्डर की, कि जीन्स के बीच में जो ऑर्डर है वो कितना होना चाहिए बेसिकली पॉसिबल, तो देखो यहाँ पे बी और सी के बीच में 7% है, 7 ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बी और सी के बीच में 7% तो ये और 4% ये, टोटल कितना हो गया? 11%। टोटल कितना हो गया बेटा? 11% हो गया। तो हमको ये चीज भी याद रखनी है, यहाँ पे कितना हो गया? टोटल 11% हो गया, और यहाँ पे कितना रहा? सिर्फ 7% रहा बी और सी के बीच में। ठीक है। तो अपना अगर हम इस वे से देखें तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ दी जो जीन निकल के आएगा वो अपना कैसे निकल के आएगा? ए, बी और सी। क्या निकल के आएगा बेटा? अब देखो ये थोड़ा नहीं, ये देखो इन दोनों को, फर्स्ट कंडीशन मैंने ये ली है, सेकंड कंडीशन मैंने ये ली है। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा ए और बी के बीच में 4% है, बी और सी के बीच में 7% है। हमने बी को लिखा, सी को लिखा और वहां पे कितना लिख दिया? 7%। अब हमें निकालना है ए और बी का। ए और बी का कितना है? 4%। तो अब जो ये ए है ये इस बी के आगे भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है, और बी के इस साइड भी आ सकता है। तो पहले हमने इस साइड वाली कंडीशन ली, तो जब हमने इस साइड वाली कंडीशन ली तो हमने क्या देखा कि बी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ? 4 हुआ, 4% हुआ। ठीक है। तो अब 7 और 4 टोटल ए और सी के बीच का अगर हम देखें तो टोटल कितना हो गया? 11% हो गया। टोटल कितना हो गया बेटा? 11% हो गया। अब हम दूसरी कंडीशन देखें, बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 7% डिस्टेंस है। बी और सी के बीच में कितना है? 7% डिस्टेंस है। अब ए और बी के बीच में कितना है? 4%। तो ए और बी के बीच में कितना है? 4% डिस्टेंस है। ठीक है। 4% डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। अब बी और सी के बीच में कितना है? 7%। तो 4% तो यहाँ हो गया, बाकी का बचा जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ? 3% हुआ। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 7%। तो ऐसे हमें ये भी पता लग गया कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, जबकि इससे हमें पता नहीं लग रहा था ए और सी के बीच का डिस्टेंस। लेकिन इस वे में अगर हम जीन्स को ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें ए और सी के बीच का डिस्टेंस भी पता लग रहा है और ओवरऑल भी हमें पता लग रहा है। ठीक है बेटा। तो हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे जो जीन का ऑर्डर होगा वो क्या होगा? बी ए सी। क्या ऑर्डर होगा? बी ए सी। समझ में आया आपको? ठीक है बेटा। ए और बी के बीच में 4% है, बी और सी के बीच में 7% है, टोटल कितना हुआ? 11% हुआ। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बी और सी के बीच में 7%, बी और सी के बीच में टोटल 7% है, लेकिन हम अगर ए को इस तरफ पुट करते हैं तो ए और बी के बीच में 4% है। अब बी और सी के बीच में 7 था, 4 तो हो चुका, बाकी का बचा ए और सी के बीच में कितना हुआ? 3%। दोनों को मिला के कितना हो गया? 7% हो गया। दोनों को मिला के कितना हो गया बेटा? 7% हो गया। तो अब अगर हम निकालें ऑर्डर ऑफ द जीन, ऑर्डर ऑफ द जीन,
अगर जीन का ऑर्डर निकाले तो अपना ऑर्डर जो आएगा जीन्स का वो क्या आएगा, BAC। तो ऐसे बेटा आप जीन्स को मैप करके, क्रोमोसोम पे मैप करके, उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कि वो कितने मैप यूनिट्स अपार्ट है, उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ द जीन, कि जीन का ऑर्डर क्या रहेगा अगर इतने मैप यूनिट दे रखा है या फिर इतना जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसके बेसिस पे अगर हम निकालें तो हम मैप यूनिट के बेसिस पे भी या फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी ऑर्डर ऑफ द जीन पता कर सकते हैं। तो बेटा आपको दोनों एग्जांपल समझ में आए, यहाँ पे कैसे मैंने बताया है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कैसे आपको बताया कि अगर ये कंडीशन हुई, ए इस तरफ आया तो क्या कंडीशन होगी, अगर बी के ए इस तरफ आया तो क्या कंडीशन आप पुट करोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।